not an accident, but it was planned accident, ऐसे हम सबको लगता है। अपने मरने के कुछ महीनों पहले से अजित पवार ने प्लास्टिक बोतल से पानी पीना बंद कर दिया था और वो कांच के बोतल से पानी पीते थे। ये बात एनसीपी शरद पवार गुट से आने वाले विधायक और अजित पवार के ही भतीजे लगने वाले रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के समय उन्होंने कहा। अजित पवार के मरने के 13 दिन बाद वो खुलासा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और 13 दिन बाद जब रोहित पवार मंच पर आए और अजित पवार की मौत को लेकर कई सारी बातें उन्होंने करने की शुरुआत की, उसमें उन्होंने ये भी एक इशारे में कहा कि कुछ महीनों पहले से ही अजित पवार ने प्लास्टिक बोतल से कुछ बातें मालूम पड़ने के बाद प्लास्टिक के बोतल से पानी पीना बंद कर दिया था और कांच के बोतल से उन्होंने पानी पीने की शुरुआत की। इतना ही नहीं, रोहित पवार की ओर से यह भी कहा गया कि जब अजित पवार को उन्होंने बताया कि रोहित पवार के दोस्त ने अब हेलीकॉप्टर का बिजनेस शुरू किया है, तो अजित पवार ने कहा कि जिस तरह की बातें मैं आजकल सुन रहा हूं, तुम अपने दोस्त के ही हेलीकॉप्टर से अब सफर किया करो। और तो और रोहित पवार ने अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान राइज एंड किल फर्स्ट इस किताब के एक लाइन का इस्तेमाल किया, जिसमें यह लिखा गया है कि समटाइम्स इट्स मोस्ट इफेक्टिव टू किल द ड्राइवर एंड दैट्स दैट। इजराइल और मोसाद पर बात करते हुए ये जो किताब है उसका जिक्र करते हुए रोहित पवार ने इस लाइन का इस्तेमाल किया कि अगर कभी कभी आपको केवल ड्राइवर को मारने की जरूरत होती है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। समटाइम्स इट्स मोस्ट इफेक्टिव टू किल द ड्रायव्हर अँड दॅट्स दॅट। त्याचा अर्थ की एखाद्या व्यक्तीला आपल्याला जर मारायचं असेल तर सगळ्यात सोपा मार्ग कुठला असेल तर त्या व्यक्तीचा जो चालक आहे त्याला जर आपण मारलं तो विषय संपला। लगभग 1 घंटे के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसमें 53 पन्ने दिखाए गए, उसके जरिए रोहित पवार जो अजित पवार के भतीजे हैं, उनके ही परिवार से आते हैं और तो और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट से वो विधायक हैं करजत जामखेड़ के, उन्होंने कई सवाल उठाए, कई आरोप लगाए और तो और इशारों में कई बातें कह दी, जिसके बाद अब अजित पवार की मौत को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। क्या कुछ कहा गया है रोहित पवार की ओर से, क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं और तो और कितने खुलासे किए गए, आज इन तमाम चीजों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। 28 जनवरी को मुंबई से बारामती जाते समय एनसीपी के जो अध्यक्ष थे अजित पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे, उनकी फ्लाइट लैंडिंग के समय क्रैश हो जाती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और तब से ही लेकर अजित पवार की मौत को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। इस सब के बीच में अजित पवार के भतीजे ने तब भी कहा था कि वो 13 दिन बाद बात करेंगे, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी जानकारी उनके पास आएगी वो लोगों के सामने और मीडिया के सामने वो रखेंगे। 13 दिन खत्म होने के बाद 10 फरवरी को रोहित पवार मीडिया के सामने आए, उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया और उसके जरिए दोस्तों कई सारी चीजें उन्होंने लोगों के सामने लाई, कई सारे सवाल उठाए और तो और कई बातें कही हैं, जिससे उनका ये कहना है कि अजित पवार को बचाया जा सकता था, यह हादसा टाला जा सकता था और यह हादसा है या सोची समझी साजिश है, उस पर उन्होंने बात की है। आइए आपको जानकारी देते हैं। अपने इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले रोहित पवार की ओर से कहा गया कि यह उनका इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन रोहित पवार का कहना था क्योंकि ये मेरे परिवार के सदस्य थे और मैंने मेरे चाचा को खोया है, तो मैं और मेरी टीम ने इस पूरे मामले में खुद की एक इन्वेस्टिगेशन की है और उस इन्वेस्टिगेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बात उनकी ओर से कही गई। उनकी ओर से कहा गया कि 28 तारीख को अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। 210 किलोमीटर का ये सफर था और 27 मिनट में इस सफर को तय करना था। उसमें उन्होंने कहा कि लियरजेट 45 ये जो ब्रांड का जेट है वो इस्तेमाल किया गया था और ये लियरजेट 45 ब्रांड जो है वो VSR नामक एक कंपनी के पास मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये जो लियरजेट ब्रांड है या ये जो जिस तरह की फ्लाइट जिससे अजित पवार गए थे जिसमें हादसा हुआ, वो उसका मोनोपोली एक तरीके से VSR ग्रुप के पास मौजूद है। ये बात रोहित पवार की ओर से की गई।
अब जब आगे वो इस पूरे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो 53 पन्नों के या 53 स्लाइड्स के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन था, उसको अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या इस फ्लाइट में कोई मैकेनिकल फेलियर था। ये एक सवाल उनकी ओर से पूछा गया। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि क्या टेक ऑफ से पहले इस फ्लाइट को चेक किया गया था और किसने ये चेकिंग की, ये बात भी उनकी ओर से पूछी गई है। जब आगे आप इस पूरे रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के सवाल उनकी ओर से क्यों पूछे गए, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण था 14 सितंबर 2023 का। उनका कहना था कि इसी तरह के इसी कंपनी वीएसआर कंपनी का एक लियरजेट 45XR नामक एक और फ्लाइट था जो मुंबई में उसका हादसा हो गया था लैंडिंग के समय ही, और उसमें मौजूद 6 के 6 जो पैसेंजर थे 2023 में वो घायल हो गए थे। रोहित पवार ने इस पर बातचीत करते हुए कहा कि यह हादसा 2023 में हुआ था जब इसी कंपनी के एक तरीके से ये भी लेयरजेट 45 ब्रांड था, वो लेयरजेट 45XR उसी से रिलेटेड एक फ्लाइट था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। 2023 में ये एक्सीडेंट होने के बावजूद AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिनका काम है इन्वेस्टिगेट करना कि किस तरह से हादसा हुआ, उन्होंने इस पूरे मामले में 2023 के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की। और अजित पवार की मौत के बाद जब फिर से लोगों ने जांच की शुरुआत की, पता लगाया कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, तो 2026 में उन्होंने कहा कि अब भी मामले की जांच जारी है। जो मामला 2023 में हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो है पेंडिंग है। अजित पवार की मौत के बाद रोहित पवार की ओर से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो 2023 का ये जिक्र इसलिए भी उनकी ओर से किया गया क्योंकि जब 2023 में इसी तरह की एक फ्लाइट जो इसी कंपनी को बिलोंग करती है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब EASA यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जो है, जो यूरोप में है, उन्होंने इस कंपनी पर एक्शन लिया था। और तब भी जब इस कंपनी से वीएसआर कंपनी से EASA की ओर से दस्तावेज मांगे गए थे कि आप बताइए कि क्या हुआ है, तो रोहित पवार ने यहां पर दावा किया है कि 2023 के एक्सीडेंट को लेकर वीएसआर ने EASA को कोई दस्तावेज नहीं दिए और EASA ने उसके वजह से थर्ड कंट्री ऑपरेटर परमिशन जो होता है, जो इस कंपनी के पास मौजूद था, उनका कहना है कि ये केवल छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं, कभी लंदन जाने के लिए, कभी दूसरे देश में जाने के लिए भी इनके फ्लाइट्स का इस्तेमाल वीएसआर का किया जाता था। और 2023 को लेकर कोई भी जानकारी क्योंकि इस कंपनी ने नहीं दिया, तो EASA ने इनका थर्ड कंट्री ऑपरेटर परमिशन जो था उसे सस्पेंड कर दिया था। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जब दूसरी कंपनी इस कंपनी को लेकर दूसरे देश की जो जांच एजेंसीज हैं उनकी ओर से कार्रवाई की गई, तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इसे लेकर 2026 तक भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बात रोहित पवार की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। EASA ने जब इस पर कार्रवाई की तो इन्होंने इस कंपनी पर लेवल 1 के आरोप लगाए हैं। और यहां पर रोहित पवार ने बताया कि लेवल 1 का मतलब होता है ये मोस्ट सीरियस कैटेगरी होता है जिसमें नॉन कंप्लायंस होता है, और इसी में इस कंपनी को इंक्लूड किया गया था, जिसमें लेवल 1 का अर्थ ये होता है कि इसमें फ्लाइट सेफ्टी को सीरियस रिस्क होता है और जो कंपनी है उसकी ओर से कॉम्प्लायंस नहीं किया जा रहा है, यानी नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है। ये बात यूरोप की एक एजेंसी ने 2023 में की थी, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी पर, जिसका मोनोपोली है एक तरीके से लियरजेट फ्लाइट्स पर, उस पर हमारे देश में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब रोहित पवार इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बता रहे थे तो उन्होंने कहा हमने कई लोगों से बातचीत की जो शायद टीवी के सामने, मीडिया के सामने या ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस कंपनी के साथ काम किया है, वो इस कंपनी के कामकाज को समझते हैं। और उसे देखते हुए रोहित पवार की ओर से कहा गया है कि ये जो वीएसआर कंपनी है वो कॉस्ट कटिंग करती थी। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये होता है कि कई जगहों पर जो प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है इन तमाम फ्लाइट्स को, वो उनकी ओर से नहीं किया जाता था। 28 तारीख को जिस दिन अजित पवार बारामती जा रहे थे और उन्होंने इस फ्लाइट का इस्तेमाल किया था, उसमें भी रोहित पवार की ओर से बताया गया कि जो शेड्यूल उन्होंने निकाला उसके अनुसार ये फ्लाइट मुंबई से बारामती जाने वाली थी, फिर उसके बाद कहीं और, फिर उसके बाद अंत में ये फ्लाइट जो है वो पटना तक जाने वाली थी, यानी अजित पवार को छोड़कर ये फ्लाइट कहीं और के लिए जाने वाली थी। ऐसे में उन्होंने पूछा कि क्या जो पायलट थे उन पर प्रेशर था कि किसी भी तरह से इस फ्लाइट को आपको लैंड करवाना ही है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें या उनकी कंपनी को 10 लाख का घाटा हो सकता है, जो दूसरे पैसेंजर्स उन्होंने इस फ्लाइट के लिए बुक किए थे। ये सवाल भी उनकी ओर से पूछा गया।
अब जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इन्होंने कहा कि अजित पवार ने ग्लास का बॉटल से पानी पीना शुरू कर दिया था, या फिर एक किताब के बारे में इन्होंने जिक्र किया, उस पर कहीं ना कहीं इशारा करते हुए रोहित पवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, वो आरोप बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने मेरे चाचा को खोया है और इसलिए कई सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं, और वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछा। उन्होंने कहा कि 27 तारीख के अजीत पवार के अगर आप शेड्यूल को देखें, 28 तारीख को वो मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे, उसके एक दिन पहले यानी 27 तारीख के अगर आप शेड्यूल को देखें तो रोहित पवार का कहना था कि 27 तारीख की शाम को अजीत पवार मुंबई से पुणे जाने वाले थे बाई रोड। उनका कहना है कि आमतौर पर वो बाई रोड ही जाते थे, और 27 तारीख को कैबिनेट की बैठक थी, वहां पर वो गए, उसके बाद अधिकारियों से मुलाकात की, शाम को उन्हें पुणे के लिए निकलना था और 28 को वहीं से वो बारामती जाने वाले थे। आमतौर पर वो बाई रोड जाते थे, लेकिन कुछ लास्ट मिनट मीटिंग किसी पॉलिटिशियंस के होने की वजह से उन्हें बाई रोड जो उन्हें जाना था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि अजित पवार के बंगले के प्रेस अगर सीसीटीवी फुटेजेस निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कई सारी गाड़ियां मौजूद थी और एक तरीके से जो पूरा कॉन्वॉय था वो तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ पॉलिटिशियंस से उनकी मुलाकात होनी थी, जिसकी वजह से वो बाय रोड पुणे नहीं गए। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि एक कंसल्टेंट जिससे अजित पवार और उनकी पार्टी जुड़ी हुई है, जो अजित पवार और उनके पार्टी के लिए कई सारे फैसले लेते हैं, उस कंसल्टेंट के भविष्य को लेकर भी चर्चा होने वाली थी कि उस कंसल्टेंट के साथ एनसीपी को जुड़ा रहना है या नहीं। इसके वजह से भी जो 27 तारीख को अजित पवार को जाना था वो नहीं गए, और फिर इसलिए 28 तारीख को इस चार्टर प्लेन के जरिए वो बारामती जाने वाले थे। इसके आगे रोहित पवार की ओर से कहा गया है कि जो उनके पास जानकारी है उसके अनुसार 7 बजे ये जो फ्लाइट है इसे उड़ान भरना था, लेकिन अजित पवार 8:10 पर इस फ्लाइट से उन्होंने उड़ान भरी। यहाँ पर उन्होंने बताया, कई सारे अजित पवार के वीडियोस भी दिखाए जिसमें अजित पवार ने खुद कहा कि जो टाइमिंग दी जाती है उससे आधे घंटे पहले वो आते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि अजित पवार समय के पक्के हैं। ऐसे में अजित पवार लेट क्यों आए या क्या कुछ बदला गया, ये सवाल उन्होंने उठाया। और बदलने पर सवाल इसलिए भी उठा दर्शकों, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका कहना है, रोहित पवार का कहना है कि ऐन मौके पर ये जो पूरा उड़ान है इसके जो पायलट्स थे उससे बदला गया है ऐन मौके पर। फिर आप याद रखिएगा, शुरुआत में उन्होंने क्यों कहा कि कांच के बोतल से पानी पीने लगे, प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल नहीं किया। मोसाद, इजराइल और उसे लेकर जो किताब है राइस एंड किल फर्स्ट, ये नाम की किताब में जैसा लिखा गया है कि आपको केवल ड्राइवर को मारना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। ये मैं इसी चीज पर आ रहा हूँ। एक तो अजित पवार ऐन मौके पर उन्होंने बाय रोड जाना कैंसिल किया, फिर अगले दिन वो लेट पहुंचे, और तो और पहले अजित पवार को बारामती जो पायलट ले जाने वाले थे उसमें मेन पायलट थे साहिल मदन और को पायलट थे यश, लेकिन उसे भी बाद में बदल दिया गया और मेन पायलट हो गए सुमित कपूर, और शांभवी पाठक जो है वो को पायलट हो गई, यानी पायलट में भी बदलाव किया गया। इसे लेकर रोहित पवार ने पूछा कि आखिर पायलट को लेकर क्यों बदलाव किया गया, क्या पहले के पायलट वाकई ट्रैफिक पे अटके हुए थे, उसके भी सीडीआर निकाली जानी चाहिए, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। ऐसी बात रोहित पवार की ओर से की गई। और तो और सुमित कपूर जो मेन पायलट थे, जिन्हें 15,000 घंटों के उड़ान का एक तरीके से एक्सपीरियंस था, उसे लेकर कुछ खुलासे रोहित पवार की ओर से किए गए। ये पहले भी मीडिया में ये बात आ चुकी थी, लेकिन आज रोहित पवार ने वापस बताया कि सुमित कपूर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उनकी ओर से कहा गया कि 13 मार्च 2010 को सुमित पवार जब प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट उनका किया गया था तब वो पॉजिटिव आया था, यानी वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे। इसके बाद 7 अप्रैल 2017 को दूसरी बार उनका ऐसे ही एक बार प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट में दोबारा से पॉजिटिव आए, जिसके वजह से डीजीसीए ने सुमित कपूर को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। यह बात रोहित पवार की ओर से बताई गई। इसके साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप चैट्स दिखाए गए और आरोप लगाया गया कि सुमित कपूर पर इससे पहले भी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में प्लेन चलाने या फिर स्टंट्स करने का आरोप लगे हैं। और तो और वो जो इस कंपनी के लिए वो काम करते थे VSR, उसके जो मालिक हैं और उनके जो बेटे हैं उनके साथ बैठकर शराब पीते थे। इस तरह के आरोप रोहित पवार की ओर से लगाए गए। तो ये गंभीर आरोप लगाया गया कि ऐन मौके पर पायलट चेंज हो गए,
अजित पवार क्यों देरी से आए, पहले बाय रोड जाने वाले थे, क्यों अचानक से, क्या किसी ने जानबूझकर देरी की कि अजित पवार बाय रोड पुणे नहीं जाए और उसके बाद वो बारामती जाए। यहां पर वापस मैं कहता हूं कि रोहित पवार ने कहा कि ये सवाल है उनके पास, इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आई हैं उनके पास, बहुत बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, लेकिन जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी मिल सके। और इसके आगे उन्होंने ये बताया कि जो जानकारी उन्हें बारामती एयरपोर्ट के अधिकारियों से मिली उसमें बताया गया कि वहां पर 2 रनवे मौजूद थे। एक था रनवे 11 जहां पर ये फ्लाइट लैंड होने वाला था और वहीं पर ये एक्सीडेंट होता है, और उसके आगे था रनवे 29। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसे दिखाते हुए रोहित पवार ने बताया कि पहले रनवे 29 जो कि एक फ्लैट सरफेस पर मौजूद है वहां पर लैंडिंग की परमिशन दी गई थी और वहीं पर की परमिशन भी मांगी गई, लेकिन ऐन मौके पर फिर से जो पायलट थे उन्होंने परमिशन रनवे 11 की मांगी। रनवे 11 मैं वहां पर गया था, अगर आपको याद होगा तो वहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी कि जो पहाड़ की तरह का एक जगह था जहां पर रनवे 11 मौजूद था। और रोहित पवार का कहना था कि अगर कंपेयर किया जाए तो रनवे 11 की तुलना में रनवे 29 इजी होता लैंड होने के लिए। पहले रनवे 29 का परमिशन मांगा गया, परमिशन दिया भी गया, लेकिन एन मौके पर फिर से रनवे 11 का परमिशन मांगा गया। आखिर पायलट ने ऐसा क्यों किया, इस तरह का भी आरोप उनकी ओर से लगाया गया। और तो और जब यह हादसा हुआ सुबह के समय, उसके 1-2 मिनट पहले की भी बात उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि जब पता चला कि शायद ये प्लेन क्रैश हो सकता है, तब जो को पायलट है उनकी आवाज आई है जिसमें वो कह रहे हैं ओ शिट। यानी इनके साथ जो को पायलट थी शांभवी पाठक, उनकी आवाज या उनकी जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन जो मेन पायलट थे उनका कोई भी चीज आवाज आखिर के 3-4 मिनट में क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये भी एक सवाल है जो रोहित पवार की ओर से यहां पर पूछा गया है। यानी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनकी ओर से पूछे गए। जिस दिन अजित पवार की मौत हुई थी और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हमारे पास कई सवाल हैं, लेकिन क्योंकि 13 दिन होने दीजिए, मैं जानकारी भी इकट्ठा कर रहा हूं, हम 13 दिन तक बात नहीं करना चाहते हैं, तो 13वीं पूरी होने के बाद 14वें दिन रोहित पवार सामने आए। उन्होंने ये कई सारे सवाल जो है लोगों के सामने पूछे। रोहित पवार की ओर से यह भी कहा गया कि अजित पवार की मौत के बाद जांच तो की जा रही है, लेकिन ये जांच सीआईडी की ओर से की जा रही है। अब सीआईडी, उन्होंने कहा कि उन्हें सीआईडी पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब ऐसे पूरे मामले आते हैं तो सीआईडी के पास लिमिटेड पावर होता है, खासतौर पर रनवे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है, एयरपोर्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मौजूदगी रहती है। और यहाँ पर उनकी ओर से कहा गया कि भारतीय इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी जो फ्रांस की है और एआईबी जो यूके की एक संस्था है, उनकी ओर से भी ये पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। और तो और बाद में अंत में बात करते हुए रोहित पवार ने एक चीज कही जो बहुत महत्वपूर्ण थी। हिंदी में उन्होंने कहा इट वॉज नॉट एक्सीडेंट बट प्लान्ड एक्सीडेंट। इस तरह का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि अजित पवार की गुट के भी जो नेता हैं वो अब देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं और उनकी ओर से भी पत्र दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अजित पवार की जो मौत है, जिस तरह से रोहित पवार ने ये सबूत पेश किए हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि इट वाज नॉट एक्सीडेंट बट इट वाज प्लान्ड एक्सीडेंट, और तो और जिस तरह से इशारों में उन्होंने कहा कि पानी भी वो प्लास्टिक की बोतल से पीना बंद कर चुके थे जो पहले वो पीते थे, क्योंकि उसमें आप उसे पोल्यूट कर सकते हैं, आप उसमें कुछ मिला सकते हैं, कांच के बोतल पर आ गए थे। और उन्होंने रोहित पवार को कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास वाला कोई आदमी हेलीकॉप्टर खरीद रहा है तो उससे जाओ, क्योंकि जो चीजें मैं सुन रहा हूं वो सही नहीं है। तो इनका इशारा किस तरफ? कौन ये लोग थे जो चाहते थे कि अजित पवार से उन्हें परेशानी थी? ऐन मौके पर इतने सारे कोइंसिडेंसेस जो हुए हैं जिसका जिक्र किया गया, पायलट बदलना, को पायलट बदलना, मेंटेनेंस सही से नहीं होना, इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, और तो और अजित पवार जो बाय रोड जाने वाले थे वो लेट पहुंचते हैं, अगले दिन बाय फ्लाइट उन्हें जाना पड़ता है। ये वो सवाल हैं जो रोहित पवार की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और 53 स्लाइड्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उठाए गए। और भी कई सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन जो मुख्य सवाल थे वो इस वीडियो के जरिए मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये वो सवाल हैं जिस पर देखना होगा कि जवाब क्या मिलता है। जिस दिन अजित पवार की मौत हुई थी उस दिन शरद पवार आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वो कोई फाउल प्ले नहीं देखते हैं। यह भी सवाल रोहित पवार से पूछा गया। उन्होंने कहा वो पहला दिन था, उसके बाद हमने खुद की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें ये सारी जानकारियां मैंने सामने रखी है। मैं यहाँ पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा,
मैं मेरे चाचा की मौत को लेकर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जो सवाल परिवार के सामने है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पवार परिवार से ही आने वाले एक जिम्मेदार नागरिक जो एक विधायक भी हैं उनकी ओर से उठाए गए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस जांच को लेकर सरकार क्या कहती है, और तो और इशारों में कई सारी चीजें जो रोहित पवार ने की हैं, तो उसके अनुसार क्या विदेशी एजेंसीज को भी आप जांच के लिए बुलाएंगे, क्योंकि सरकार में भी तो ये लोग हो सकते हैं, कई लोग जो शायद अजित पवार से खुश नहीं हो। ये बातें जो है रोहित पवार की ओर से रखी गई, ये महत्वपूर्ण बातें थी और शाम के समय इसे रखी गई, और उसी के ऊपर आज मैंने इस वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं रोहित पवार की ओर से लगाए गए इस आरोप के बारे में, जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि आरोपों में तर्क है? क्या रोहित पवार इस मुद्दे को आगे तक ले जाएंगे? क्या जांच में और कुछ सामने आएगा? और तो और क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो जानकारी दी गई वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। मेरा नाम है सुहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सुहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे साझा करें, और तो और अगर आपने मेरे इस चैनल सुहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम ऐसे बड़े बड़े वीडियोस को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाने की आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम है सुहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सुहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।